चलो अब यहाँ पे ध्यान दें। वैन वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। कोई भी अगर गैस हमारे पास रियल है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था PV इक्वल टू nRT। हमने ये भी पढ़ा था कि दैट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेस, बिकॉज मैंने ये भी बोला था कि हम ऐसा कोई फॉर्मूला बना भी नहीं सकते हैं जो हर एक गैस के लिए एप्लीकेबल हो। या तो अगर हमें ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना है तो उस फॉर्मूले में हमें कुछ ऐसे टर्म रखने पड़ेंगे जो गैस टू गैस वेरी करेगा, हाँ या ना। वो गैस टू गैस वेरी करने का मतलब होता है कि गैस का जो डिफरेंट नेचर है वो उस टर्म में कंसिडर कर लिया जाएगा, राइट। सो PV इक्वल टू nRT एप्लीकेबल नहीं था, तो वैन डर वाल ने एक नया इक्वेशन बनाया, एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर रियल गैस। वी हैव अ फॉर्मूला PV इक्वल टू nRT। उन्होंने दो चीजों में करेक्शन किया। नंबर एक, प्रेशर में थोड़ा करेक्शन किया, दूसरा वॉल्यूम में। nRT रिमेन्स एज इट इज। चलो देखते हैं क्या करेक्शन किया उन्होंने, सो दैट द फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर रियल गैस। तो सबसे पहले मैं बातें करूंगा प्रेशर करेक्शन की, सॉरी वॉल्यूम करेक्शन की। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ PV इज इक्वल टू nRT, तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर आइडियल गैस स्टूडेंट, राइट। अगर हम बातें करें यहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट करता है, आई विल से इट इज द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। दिस इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, राइट। अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज V, देन आई विल से वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, हाँ या ना। और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मतलब क्या होता है, द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मोशन। फॉर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सो इट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। हम बोलते हैं ना वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्यों हम ऐसे बोलते हैं? बिकॉज दैट गैस कैन मूव थ्रू आउट द कंटेनर, हाँ या ना। पूरा कंटेनर है उसको मूव करने के लिए। अगर उस कंटेनर को आप ओपन कर दो कोई दूसरे बड़े कंटेनर में, तो वो पूरा बड़ा कंटेनर अवेलेबल उसके लिए, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। सो अब मुझे इसी फॉर्मूले में करेक्शन करना है और आई विल मेक द सेम फॉर्मूला फॉर रियल गैस। सो सबसे पहला करेक्शन है वॉल्यूम का, सो वॉल्यूम करेक्शन। अब रियल गैस और आइडियल गैस के वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है? आइडियल गैस में क्या माना जाता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। मतलब हम ये बोलते हैं कि गैस डजंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, हाँ या ना, अ सिंगल मॉलिक्यूल। जबकि रियल गैस में, इन रियल गैस हम ऐसा नहीं मानते, हम बोलते हैं रियल गैस ऑक्यूपाइज सम स्पेस, राइट। So according to assumption, volume occupied by one molecule of ideal gas is negligible, correct na? While in real gas volume of one molecule is not negligible. समझ में आ रहा है? ये लाइन ध्यान में रखो। अब इस लाइन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? मैं वो बातें कर रहा हूँ फॉर रियल गैस। सो फॉर रियल गैस वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन विल बी व्हाट? सी, अपना मान लो कि मैं क्लासरूम में मुझे दौड़ना है, राइट।
मैं बोलता हूँ मेरे से 10 लोग हैं जो इस क्लासरूम में दौड़ रहे हैं रैंडमली हियर एंड देयर, और मैं बोलता हूँ कि मैं जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ इज निग्लिजिबल, मतलब ऐसा है कि मैं जो खुद स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ वो निग्लेक्ट कर दो कि मैं कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, हाँ या ना। तो ऐसे केस में वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है क्लास में मूव करने के लिए? पूरा क्लासरूम। इवन मैं तो निग्लिजिबल ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, मतलब मैं नो डाउट कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ ना, बट इट इज निग्लिजिबल, इट विल नॉट बी ना काउंटिंग कि भाई कुछ स्पेस ऑक्यूपाई भी है, तुमको तो पूरा क्लासरूम अवेलेबल है ना, गेटिंग ऑन नॉट। लेकिन अगर मैं रियल गैस का काम करता हूँ तो रियल गैस में क्या बोला जाता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल इज नॉट निग्लिजिबल। अगर मैं रियल गैस हूँ मतलब मैं कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। नाउ व्हेन द गैस विल मूव, जब वो बाकी के 9 लोग मूव करेंगे तो डू यू थिंक उनके पास इतना स्पेस होगा चलने के लिए? नहीं। सो हाउ मच स्पेस दे हैव टू मूव? तो मैं बोलूंगा कि वो पूरा जो भी स्पेस है उसमें से एटलीस्ट इतना तो निकालो। अच्छा, बट इतना ही निकालेंगे क्या? सिर्फ मेरा ही स्पेस माइनस होगा, बाकी 10 लोग के हवा में, मतलब बाकी 10 में तो स्पेस ऑक्यूपाई करना, बिकॉज वो भी क्या है, रियल गैस। तो क्वेश्चन में पूछा जाए तो मेरा क्वेश्चन यही है कि एक्चुअली कितना स्पेस है मूव करने के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि इफ यू वांटेड टू नो कितना स्पेस है ना, तो हम 10 को एक साइड में कॉर्नर में खड़ा कर दो, वी ऑल विल ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो मान लो हम 10 खड़े हो गए यहाँ पे, तो हमने कितना किया, इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया पूरा, मतलब कितना अवेलेबल है मोशन के लिए, -10। अब ऐसा तो नहीं कि बार बार ये कॉर्नर ही अवेलेबल नहीं है क्या, हम जहां भी होंगे बट मैक्सिमम वॉल्यूम तो इतना ही ऑक्यूपाई करेंगे ना मिल करके। तो अब क्लासरूम में कितना स्पेस अवेलेबल है उतना छोड़ दो, बाकी बोल दो पूरा क्लासरूम अवेलेबल है। तो वैसे ही यहाँ पे ना कुछ गैसेस हैं, तो सारे गैसेस तो मूव दूर दूर कर रहा है, दे आर मूविंग, बट व्हाट आई नो कि ये जहां पर होगा इतना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इधर से दूसरे मॉलिक्यूल एरिया में मूव नहीं कर पाएंगे जितना बड़ा वो खुद है। अब टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि सारे को यहाँ पे कलेक्ट कर दो और इतना माइनस कर दो, और क्या ये सारे यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे क्या? नहीं। आई विल चेक कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक आई एडेड 1 मोल ऑफ गैस, आई विल से 4 एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल है, हाँ या ना। मैं ये चेक करूंगा कि हर एक का वॉल्यूम कितना है और उतना माइनस कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर रियल गैस द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन is equal to what? Volume of container, am I right? Then what? Minus volume occupied by how many molecules? N molecules है, I don't know कितने molecule है वहाँ पे। 1 mole है तो Avogadro's number, half mole है तो half of Avogadro's number, हाँ या ना? So it is equal to, so volume available for motion is what? Volume of container is V minus NB. Small n मतलब number of moles will decide ना, and B is the what? Volume of molecules. So for 1 mole gas, आया ना? Or I can write V minus B for, sorry ये n mole था, right? 1 mole gas, आया ना? So actually volume available for motion is how much? This much. जबकि आइडियल गैस है तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन क्या था? पूरा कंटेनर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे V क्या स्टैंड करता था? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बिकॉज पूरा अवेलेबल था। बट इफ यू आर टेकिंग द रियल गैस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? V माइनस NB। तो ये वॉल्यूम करेक्शन हुआ कि आप वॉल्यूम मत लिखो, V is the volume of container, you subtract number of molecules from it, B is a what? Constant number। ये जो B का वैल्यू होगा ना वो डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एज आई सेड आपको एक ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसमें हर एक गैस की प्रॉपर्टी कंसिडर की जाए। B कांस्टेंट है, बट क्या वो B सबके लिए सेम है क्या? आंसर है नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना? सो व्हाट इज B? I will say where B is
van der Waals constant, right? So this is van der Waals constant. van der Waals साइंटिस्ट का नाम है, वहाँ पे हमने van der Waals फोर्स पढ़ा था. So it is a van der Waals constant, and B is equal to what? Excluded volume. What? Of n molecules. Now what is excluded volume? So it is equal to, excluded volume is four times of volume of a molecule in rest. Four times of volume of a molecule in rest. मैं excluded volume बोलना क्या चाहता हूँ? See how much space I'm occupying, this much when I'm in a rest, right? But अगर मैं rest में नहीं हूँ, मैं तो चल रहा हूँ ना, being a gas molecule, then how much space I will occupy? अगर मैं चल रहा हूँ तो इतना ही, इतना space occupy करेगा क्या? कितना space occupy करेगा? अरे मैं खुद बोल रहा, मैं पूरा कैसा स्पेस, इतना मोटा हो जाएगा क्या ये? मैं खुद कितना स्पेस ऑक्यूपाई करूंगा व्हेन आई एम वॉकिंग? मैं मॉलिक्यूल नहीं है, मैं एज ए इंसान बोल रहा हूँ कितना स्पेस ऑक्यूपाई करूंगा. इतना स्पेस ऑक्यूपाई करूंगा, चलता रहूंगा तो मतलब मैं ऐसे से चलता हूँ. से व्हेन आई एम वॉकिंग ना, इट इज लाइक from here and that second time मैं यहाँ पे, that means I'm occupying this much space. ऐसे तो मैं इतना ही ऑक्यूपाई करता हूँ, बट जब मैं चल रहा हूँ तो आपको लगता है जब मैं चलता रहूँगा इधर से कोई बंदा जाएगा तो मैं से टकराएगा नहीं, आया ना? तो मैंने इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता हूँ while moving, आया ना? तो ultimately that space is what? More than the space which I am occupying in a rest. So similarly the molecule is also in a motion, और तो बहुत तेजी से मूव कर रहा है. तो इनका ना, अगर suppose this is the actual volume of a gas, this is the actual volume of a gas, right? ये एक molecule है, तो this is what? This is excluded volume. Excluded volume मतलब जब वो motion में है, इसके आजू बाजू क्योंकि बहुत तेजी से चल रहा है ना, तो हम थोड़ा बहुत एरिया ऐसा मानते, बिकॉज हमें भी नहीं पता था कि कब वो यहाँ पे होगा, कब वहाँ पे जाएगा. So that much space is considered कि भाई उतना occupy कर रहा है वो. So it is equal to, therefore B is equal to 4 times of volume of n molecule, right? So 4 into volume of molecule is what? Into n. ये B का फॉर्मूला हो गया, आया ना? ये तो B की बात हुई. अब हम बातें किसकी करेंगे? प्रेशर करेक्शन. ये प्रेशर करेक्शन की. नीट में वो सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यहाँ तक ही है. हाँ, बट अगर मालूम रहा कभी गलती से कहीं से दिख गया, पूछा हुआ तो अपने को पता रहेगा, राइट? नाउ बोल सकते. सेकेंड इज प्रेशर करेक्शन. सेकेंड इज प्रेशर करेक्शन. अब प्रेशर में अगर हम बातें करें करेक्शन की, तो प्रेशर में क्यों नीड है तो वो भी देख लेते हैं. सपोज ये आपका एक कंटेनर है, राइट? इसके अंदर ना स्टूडेंट ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं. पहले हम इन्हें आइडियल गैस कंसिडर करते हैं. आइडियल गैस, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मैं फ्री हूं, और मैं फ्री हूं तो मेरी जो भी काइनेटिक एनर्जी है, मैं फ्रीली दौड़ रहा हूं, मुझे कोई पकड़ा पड़ा या अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो मैं जाऊंगा जो मेरे पास एनर्जी, उस एनर्जी के साथ कोलॉइड करूंगा. देन यहां से निकला वहां कोलॉइड करूंगा, वहां कोलॉइड करूंगा, राइट? कब? when I'm an ideal gas. But if I'm acting as a real gas, अगर मैं रियल गैस का काम करता हूं तो क्या लगता है आपको? There will be some attraction.
मतलब मैं जो पावर से दौड़ रहा हूँ मैं उसी पावर से जाके कोलॉइड करूंगा या कम या ज्यादा? कम। क्योंकि कैसे हुआ ना कि मेरे को पीछे से कोई अट्रैक्ट कर रहा है, आगे से अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं दौड़ के जाता हूँ और जाके ना दीवार को ऐसे टकराने वाला होता हूँ कि मेरे को अट्रैक्शन भी है ना थोड़ा मेरे पास, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मेरा स्पीड क्या होगा? सेम होगा कि आइडियल गैस के जैसा? नहीं, तो मैं यहाँ पे कंफर्टेबली धीरे से टकराऊंगा, और धीरे से अगर मैं कोलॉइड कर रहा हूँ, कोलॉइडिंग स्लोली कंपेयर टू आइडियल गैस, दैट मीन्स I'm exerting, मतलब कौन? The real gas is exerting less pressure compared to ideal gas. समझ में आ रहा है? तो pressure exerted by the ideal gas at the same temperature, pressure and for the same volume is always less than greater? Ideal gas, sorry ना, ideal बोला, हाँ, is always greater than रियल गैस, और रियल का कम होता है। समझ में आ रहा है? और इन सब के पीछे का जड़ कौन है? प्रॉब्लम कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आया ना? सो हियर आई कैन से फॉर द प्रेशर करेक्शन क्या बोलेंगे? इन आइडियल गैस देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। But in real gas, intermolecular force exists. है ना? Between a molecule, due to which क्या होगा? Pressure of real gas decreases, right ना? अरे हाँ या ना? Due to which pressure of a real gas decreases student. अब कितना डिक्रीज हुआ वो देखते हैं। देखो डिक्रीज दो कारणों से हो रहा है। नंबर एक, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, कि कितना अट्रैक्ट हो रहा है, राइट? और चलो यहां से ये मॉलिक्यूल आता है और जाता है कोलॉइड होने के लिए। अब ये मॉलिक्यूल जब कोलॉइड होने के लिए जा रहा है, तो सपोज वो मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंचा है, तो देयर आर अदर मॉलिक्यूल व्हिच इज अट्रैक्टिंग इट, है ना? अब ये जो दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब मैं ये बोल सकता हूँ जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर में, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को पीछे से खींचेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल मॉलिक्यूल्स विल पुल, है ना? बट अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर मॉलिक्यूल्स के नंबर ज्यादा हैं, तो उसके आजू बाजू में सराउंडिंग में क्राउडिंग होगी, और क्राउडिंग होगी इसका मतलब व्हाट? अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बट अगर उसके आजू बाजू में मॉलिक्यूल्स ही कम है, तो अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा ना? मॉलिक्यूल ज्यादा मतलब हैवियर हो जाएगा वो, तो अट्रैक्शन तो ज्यादा ही। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अल्टीमेटली वो मॉलिक्यूल्स को कितना अट्रैक्शन मिल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। हियर इन द क्लासरूम सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स, इट लुक्स क्राउडेड और स्पेशियस। क्राउडेड। मैं इन्हीं सारे लोगों को 50 को ले चल के पुणे प्लेटफॉर्म पे बिठा देता हूँ। ओनली दीज 50 and no other one. What do you think that platform will be considered as a crowded platform? Spacious। लोग बोलेंगे कुत्ता भी नहीं आता यहाँ पे, ऐसा लगता है। If there are only 50 getting or not, उतना spacious दिखेगा। So do you think only the number like is important for us? नहीं, सिर्फ यहाँ पे नंबर मैटर नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब क्राउड कब ज्यादा दिखेगा? तो नंबर एंड वॉल्यूम। तो आई विल से कॉन्सेंट्रेशन, है ना? ओके, so I can write here the force of attraction on each molecule is what? Directly proportional to कितना number of molecule है, और वॉल्यूम से इनवर्सली और डायरेक्टली। वॉल्यूम बढ़ा
तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा या वॉल्यूम कम तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा? वॉल्यूम कम होना चाहिए। देखो वॉल्यूम कम है, जैसे क्लासरूम, अब मॉलिक्यूल को हम फिक्स कर देते हैं कि n कांस्टेंट है जस्ट टू गेट द वॉल्यूम का रिलेशन। तो यहाँ पे ज्यादा मुझे अट्रैक्शन मिलेगा या मैं प्लेटफॉर्म पे घूमता रहूंगा तो आप उससे ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा? इधर भी बिकॉज मुझे 50 है ना खींचने वाले और कम स्पेस में, तो यहाँ पे बोलूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। वो बात अलग है कि यहाँ पे स्क्वायर भी आता है, अब n अपॉन v से नहीं निकला रहेगा तो मैंने स्क्वायर डाला था वहां पे, राइट। अब एक तो ये हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक मॉलिक्यूल पे कितना होगा। नाउ द सेकंड, द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स कोलॉइड कर रहे हैं, हाँ या ना। तब तो हमें एक्चुअली पूरा मिलेगा ना कितना प्रेशर रिड्यूस हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया इज व्हाट। बच्चा मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलॉइड होंगे या कम, वो किस पे डिपेंड करता है? अगेन विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स, कि कितने मॉलिक्यूल हैं और कितने कम एरिया में कितने मॉलिक्यूल हैं। जितने कम एरिया में मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, है ना। तो दिस डायरेक्ट सॉरी n upon v होता है, नॉट n स्क्वायर। Is directly proportional to n and inversely proportional to v. मतलब it depends on the concentration of that gas. Gas का concentration n upon v क्या होता है? मोलैरिटी होता है, शायद सबको मालूम है। So it depends on concentration, right? Therefore, pressure, अब देखो हो क्या रहा है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स कोलॉइड कर रहे हैं और इनमें हर एक मॉलिक्यूल को पीछे से इतने सारे खींच रहा है, समझ रहा है? मतलब तो अल्टीमेटली प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ, वो डिपेंड करेगा कि कोलॉइड हुए और इनमें से हर एक को इतने खींचा हुआ है पीछे से, हाँ या ना। तो रिडक्शन इन प्रेशर और प्रेशर रिड्यूस्ड is directly proportional to n upon v of this and n upon v of, क्योंकि दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। Therefore pressure reduced is directly proportional to n square upon, therefore reduced pressure, मतलब कितना प्रेशर कम हुआ, तो it is equal to what? A into n square upon, what is A? वैन वाल कांस्टेंट, समझ रहा है? तो वी गॉट टू कांस्टेंट ना, एक प्रेशर करेक्शन में और एक वॉल्यूम करेक्शन में। नोट करो फटाफट फास्ट। बट मैंने कहाँ बोला कि 1 मोल ही होगा हमेशा? नहीं, अगर 1 मोल नहीं होगा तो उधर वो n नंबर ऑफ मोल्स एट द एंड हम मतलब b माइनस nv लिखना है ना, तो वो यूज करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, यहाँ पे n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, हम b उधर डालेंगे, इधर नंबर ऑफ मोल्स इधर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। मोल्स को जब एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, डायरेक्टली। किसकी बात कर रहा मुझे? वो कैपिटल N के जगह n क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है। बट NH से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है ना कि यू आर ऑलवेज कंसीडरिंग अ 1 मोल, बट इट मे बी 1 मोल और मोर देन 1 मोल। तो मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे ना इसके। तो यहाँ पे इनकी बात कर रहा है, राइट? वो है, अगर हम वो b को उस फॉर्मूला में डालते हैं इधर वाले, हाँ, तो मोल्स से फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नहीं समझा। अगर उधर Na होगा तो जाके वो करेक्ट होगा। नहीं, अन्य होगा तो करेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो
small and already segmented the number and then you multiply it by number following ठीक है, वहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर, और यहाँ पे ये मान के चलो कि एवोगैड्रोस नंबर ही है, राइट? पहले मॉलिक्यूल फास्ट कंप्लीट करो जरा, फास्ट।
आई थिंक सबका हो गया रहेगा इसके बाद वॉल्यूम से चेंज हो रहा है मतलब 22.41% डिवाइड करके तब जाके हमको टू मोल्स मिलता है any count considered for this number of molecules Avogadro's number. Avogadro's number of molecules को consider हाँ. वॉल्यूम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वॉल्यूम को है। प्रॉब्लम उसको नंबर्स को कैसे चेंज करोगे आप? मतलब कितना आप मैं बोल रहा हूँ, आप 1 मोल गैस लेते हो ना तो नंबर उतना ही रहेंगे। अगर आप ना हाँ हमारा वॉल्यूम यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर पाते। अगर आप वॉल्यूम फिक्स नहीं कर पा रहे मतलब फॉर एवरी गैस यू हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लाइक फॉर क्लोरीन इट इज 22.298, उसका तो वॉल्यूम फिक्स है ना। हाँ वो हम कैसे निकालते? practically it takes 71 gram of chlorine. तो ग्राम का Mass will not change when the number will not change. You are taking the same number of molecules, इसलिए तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना आपका। अगर आप वॉल्यूम आप बोलोगे कि सर 22.414 नहीं करना है, मतलब थोड़ा ज्यादा मॉलिक्यूल डाल दे हो जाएगा, बट आप मॉलिक्यूलर मास सेम रख रहे हो, दैट्स व्हाई तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपका। फास्ट जरा done. So actual
प्रेशर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा एक्चुअल प्रेशर मतलब जितना प्रेशर होना चाहिए था माइनस रिड्यूस प्रेशर। जितना प्रेशर होना चाहिए था मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडियल गैस का प्रेशर। आई सेड ना कि एक्चुअल प्रेशर और रियल गैस का प्रेशर विल बी व्हाट, लेस देन आइडियल गैस का प्रेशर। सो पी एक्चुअल मतलब ये रियल गैस का प्रेशर है, इज इक्वल टू दिस पी इज अबाउट आइडियल गैस का प्रेशर माइनस रिड्यूस प्रेशर, आया ना। सो इट इज, चाहिए मैं लिख देता हूँ पी आइडियल, आया ना। सो पी आइडियल इज दिस। अब देखो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे P स्टैंड फॉर द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस एंड आई गॉट अ न्यू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज व्हाट, P प्लस, आया ना, and V stand for volume of ideal gas, which is nothing but the volume available for motion। और कितना अवेलेबल है वॉल्यूम फॉर मोशन, तो यहाँ पे V की जगह पे I will write V minus NV is equal to what, nRT, आया ना। This is van der Waal equation, students। This is van der Waal equation और for n mole gas, आया ना। ये n मोल गैस के लिए है बिकॉज हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं। अगर मैं 1 मोल के लिए बोलूँ तो फॉर 1 मोल गैस n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सो वी विल हैव P प्लस A by V square in bracket V minus V is equal to RT। This is also what, van der Waal equation, आया ना। और रियल गैस नोट करो फटाफट।
नोट करते रहो, आगे सब लोग नोट करते रहो जब तक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे ध्यान दे दो। Some points regarding the van der Waals constant A and B। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ A क्या होता है, तो A आया था वो प्रेशर रिडक्शन के टाइम, और प्रेशर रिड्यूस क्यों हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये तो सिंपल सा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर उतना ही ज्यादा रिड्यूस होने वाला, राइट, आया ना। तो अगर हम यहाँ पे बोले A क्या मेजर करता है या A का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, larger will be the value of A। हमें एग्जाम में क्या करते, they will give you 4 gases and their A value and they will ask which gas is easily liquefiable। तो कौन सा गैस easily liquefy होता है, जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कौन से गैस को आप easily लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले से ज्यादा होगा या पहले से कम होगा, ज्यादा, बिकॉज जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और लिक्विड में होता है कि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कराते हैं ना। तो अगर पहले से ही मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू डू लाइक लिटिल बिट मोर वर्क, राइट ना, जस्ट टू मेक देम लिटिल बिट मोर क्लोजर। तो ऐसे केस में ध्यान में रखो कि जितना ज्यादा A का वैल्यू उतना ज्यादा अट्रैक्शन और उतना इजिली लिक्विफिकेबल। मैंने यहाँ पे लिखा A ऑफ नाइट, और जनरली हाउ टू नो कि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो ध्यान में रखो ये सारे गैसेस हैं और गैसेस में वैन डर वाल्स फोर्स आता है, और वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास, हाँ या ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया में देखेंगे तो किसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन, बिकॉज का मोलार मास ज्यादा है, तो उसका A का वैल्यू क्या होगा, सारे गंवार हो क्या, मतलब बोर्ड पे कम दिखा है तो कम बोलने का, इट शुड हैव मोर A का वैल्यू। समझ में आ रहा है नहीं, क्यों ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज का साइज बड़ा है या मास ज्यादा है, मतलब वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, बट मैंने वहां पे कम लिखा हुआ है, क्यों, डाइपोल, बिकॉज अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, राइट और नो, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो फिर वो वैन डर वाल्स फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, क्योंकि साइज का मॉलिक्यूलर मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या, नहीं, समझ रहे हैं। अदरवाइज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ना तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता, मतलब हम मॉलिक्यूलर मास देख करके डिसाइड करते हैं कहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके नेक्स्ट, बी क्या मेजर करता है, आई सेड बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अगर गैस का वॉल्यूम बड़ा होगा तो बाय डिफॉल्ट बी का वैल्यू क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो बी का वैल्यू, बी मेजर्स वॉल्यूम ऑफ अ गैस, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, larger will be the value of B, आया ना।
वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी, ये जो कांस्टेंट डाला हुआ है, मैंने बोला सारे रियल गैसेस के नेचर अलग होता है, तो इफ यू वांट टू मेक एनी इक्वेशन और एनी फॉर्मूला व्हिच शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द गैसेस, तो ऐसे केस में आपको कुछ टर्म्स ऐसे लेने पड़ेंगे जो गैस टू गैस चेंज होगा, सो दैट वो गैस का नेचर के अकॉर्डिंग, राइट ना। यही आइडियल गैस में नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा कोई भी टर्म नहीं लिया जो गैस टू गैस चेंज होगा, बट वैन डर वाल्स ने दो टर्म्स लिए, दैट इज ए एंड बी। अब जैसे आर भी हमने आइडियल गैस में पढ़ा था, आर का वैल्यू क्या होता है 8.314, एंड दिस इज सेम फॉर ऑल द गैसेस, हाँ है ना। बट ये जो वैल्यू ऑफ ए एंड बी है ना, वो हर एक गैस के लिए सेम है क्या? नहीं, वो गैस टू गैस वैरी करता है, समझ में आ रहा है। तो हर एक गैस के लिए ए और बी का वैल्यू अलग होता है, बिकॉज हर एक गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग होता है, हर एक गैस का वॉल्यूम अलग होता है, मतलब द साइज। देन नेक्स्ट, फॉर अ गिवन गैस द वैल्यू ऑफ ए, अगर कोई एक गैस लेके, जैसे मेरे को बोला गया नाइट्रोजन, मैंने नाइट्रोजन का ए का वैल्यू निकाला और नाइट्रोजन का बी का वैल्यू निकाला, तो ए का वैल्यू फॉर द नाइट्रोजन इज ऑलवेज बिगर देन बी, मतलब उसके पीछे रीजन नहीं है, जस्ट हम निकाल रहे हैं ए और बी, और हमने हर जगह यही देखा कि अब ए का जो वैल्यू होता है ना, इट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 3 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, एंड द बी का वैल्यू इज समवेयर इट इज इन द रेंज ऑफ 0.5, 0.4, 0.2, तो डिफरेंस दिखता है ना अपने को, ए का वैल्यू कभी भी बड़ा और बी का वैल्यू छोटा। अब हम वहाँ पे क्यों ऐसा, तो उसके पीछे कैसे रिलेट करें, बिकॉज दोनों चीजें दो अलग अलग चीजें मेजर कर रही हैं, ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, हाँ है ना। Then unit of A and unit of B, तो A कैसे आया था, तो आपको याद होना चाहिए A ये वाले फॉर्मूले में आया था, मतलब प्रेशर, तो A इज इक्वल टू 10, तो यूनिट ऑफ A क्या होगा, प्रेशर का यूनिट, हाँ, एटमॉस्फेयर और पास्कल अपॉन देन लीटर स्क्वायर मोल रेज टू -2 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर रेज टू -6, है ना, मीटर क्यूब होता है तो स्क्वायर है, सॉरी -6 एंड मोल रेज टू, ये ऐसा यूनिट हो गया, मतलब इन शॉर्ट ये याद रखने का, इसके हिसाब से अपना यूनिट बनने वाला है। व्हाट अबाउट बी मालूम है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एन मॉलिक्यूल मैंने लिखा था, और फिर वहीं पे एन बी लिखा था, तो V इज इक्वल टू एन बी, तो V इज इक्वल टू वॉट, V अपॉन एन, तो यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल, आया ना, डीएम क्यूब पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल, जो मन करे वो पर मोल कर दो, आया ना। किसी को डाउट है यहाँ तक तो नोट कर लो, नहीं है तो फास्ट। एनसीईआरटी लाया है क्या? फास्ट कंप्लीट करो।
Done. चलो वैन डर वाल इक्वेशन फॉर एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर फॉर्मूले में क्या चेंजेस होते हैं, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ लो प्रेशर पे। राइट, एट लो प्रेशर क्या होगा, हमारे पास सी अगर प्रेशर बहुत कम है मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। लो प्रेशर दैट इज वेरी लार्ज वॉल्यूम, हाँ या ना। और अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो ऐसे केस में वो जो, अब अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो ऐसे केस में स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट मॉलिक्यूल विल बाय डिफॉल्ट बिकम व्हाट, नेग्लिजिबल। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं प्रेशर बहुत ज्यादा लो ले रहा हूँ तो वेरी लार्ज वॉल्यूम दैट इज करेक्शन इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। हम इसलिए नेग्लिजिबल नहीं बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी हो जाएगी, बिकॉज हम इसलिए नेग्लिजिबल बोल रहे हैं बिकॉज ओवरऑल स्पेस बहुत ज्यादा हो चुका है, हाँ या ना। जैसे कि हम कल कर भी रहे थे रियल गैस का स्टार्टिंग का टाइम, फिर हमने छोटे डब्बे में पास किया था। सो वॉल्यूम विल इन करेक्शन विल बिकम नेग्लिजिबल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज V माइनस एन बी इज V ओनली। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, या V माइनस बी जस्ट देता हूँ 1 मोल के लिए, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर in bracket V minus NB की जगह पे I will write only V is equal to what, RT, आया ना। Therefore I can write P plus, क्या चलो NB ले ही लेता हूँ, तो ये हो जाएगा A into N square, राइट ना। तो P plus PV plus A into N square upon V, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, is equal to what should I, and RT। हमें क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मुझे Z का वैल्यू चाहिए। Z इज अ व्हाट, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। हम क्या करेंगे तो क्या होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला, PV अपॉन NRT, हाँ यार ला सकते हैं क्या PV अपॉन NRT यहाँ पे, take NRT on this side, now divide by NRT you can say, so I'm taking PV अपॉन NRT, अब इधर आएगा तो दोनों को डिवाइड होगा ना, N square upon NRT into V, आया ना, is equal to 1, N square cancel, so PV upon NRT is what, Z equal to 1 minus A into N RTV, आया ना। That is at low pressure Z का वैल्यू क्या बन रहा है,
अगर आपको याद होगा तो यही हमने पहले भी बोला था, ग्राफ के नेचर से करो कि लोग, तो ये उसको प्रूव कर रहे हैं कि लो प्रेशर पे Z का वैल्यू क्या होता है, लेस देन, और हाई प्रेशर लिया तो क्या होगा, क्यू लिख, हाई प्रेशर पे, प्रेशर अगर मैंने हाई ले लिया, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऐसे कि इसमें जो छोटा मोटा प्रेशर करेक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। तो अब हम हाई प्रेशर की बातें कर लेते हैं। नोट करो, हाई प्रेशर के लिए खुद से करो, वहां पे Z का रिलेशन निकालो।